हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुक्ता है। द केसी नंदन अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्राइवेट डिफेंस, जिसे हिंदी में प्राइवेट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। बीएनएस का सेक्शन 34 से 44 तक प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। सेक्शन 34 में दिया गया है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस से मतलब ये होता है कि अपना बचाव करना। कोई अगर हमें मारने के लिए आ रहा है तो उसके इस प्रहार से हम अपनी प्रतिरक्षा कैसे कर सकते हैं, हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। या कोई हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है तो हम उस अपनी प्रॉपर्टी का कैसे बचाव कर सकते हैं। ये सब सेक्शन 34 से 44 तक दिया गया है। सेक्शन 34 कहता है कि कोई ऐसी बातें या कोई ऐसा एक्ट जो प्राइवेट डिफेंस में यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया है, नथिंग इज एन ऑफेंस, वह कोई बात अपराध नहीं है। कब? विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। यानी कि जब कोई चीज़ अपना बचाव करते हुए या अपनी संपत्ति का बचाव करने में किया गया जो कार्य है वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। सेक्शन 35 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। हमें कब कब शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 37 टू डिफेंड। हर एक व्यक्ति को अपनी डिफेंड करने का यानी कि प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन किसके अंतर्गत रहते हुए? सेक्शन 37 की रेस्ट्रिक्शंस यानी कि प्रतिबंध के अंतर्गत रहते हुए हर एक व्यक्ति को बचाव का अधिकार है। A his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body। हर एक उस अपराध के विरुद्ध जो ह्यूमन बॉडी को यानी कि मानव शरीर को प्रभावित करते हैं, हर एक उस अपराध के विरुद्ध अपने शरीर के बचाव का और किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर के बचाव का हमें अधिकार प्राप्त है। बी कहता है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, संपत्ति चाहे वह चल हो या अचल हो, अपनी हो या किसी और की हो, अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। हमें अपनी और किसी दूसरे व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति को बचाने का अधिकार है। कैसे अपराध के अतिरिक्त? जो चोरी, लूट या मिसचीफ यानी कि रिश्ती, क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अतिचार या इनके जो थेफ्ट, रॉबरी या मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास का जो अटेम्प्ट है उसकी श्रेणी में अगर वह उसका कार्य आता है तो। सेक्शन 37 में रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कौन से ऐसे एक्ट्स हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जिनके विरुद्ध हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्लोज 1 कहता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, यहाँ पर हमें प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। क्या? अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ऐसे एक्ट के अगेंस्ट जहाँ पर हमें मृत्यु की या ग्रीवियस हर्ट यानी कि घोर उपहति की युक्त संभावना नहीं है या उनके होने के प्रयत्न की संभावना नहीं है। बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, जिसे एक लोक सेवक गुड फेथ में कर रहा है अपने ऑफिस में, यानी कि अपने ड्यूटी पर रहते हुए, अपने कार्य को करते हुए कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा एक्ट कर रहा है गुड फेथ में जिससे हमें मृत्यु की या घोर उपहति की आशंका या ऐसा कुछ होने का प्रयत्न होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दो द एक्ट में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ, चाहे वह कार्य विधि द्वारा न्यायानुमत हो यानी कि जस्टिफिएबल हो चाहे ना भी हो। बी कहता है अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, हमें उस एक्ट के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है जहाँ पर अप्रीहेंशन है किसका? डेथ का, ग्रीवियस हर्ट का, इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे और गुड फेथ में किया जा रहा है, अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस यानी कि अपनी ड्यूटी पर रहते हुए किया जा रहा है। ठीक है,
और उस एक्ट से, उस कार्य से ना तो हमें हमारी मृत्यु या किसी और व्यक्ति की मृत्यु होने की आशंका हो रही है, ना ही किसी तरह की घोर उपाधि की आशंका हो रही है, ना ही ऐसा कुछ किए जाने के प्रयत्न की हमें आशंका हो रही है। तो उस कार्य के खिलाफ भी हमें प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। सी है, इन केसेस वेयर देयर इज टाइम टू हैव रिकॉर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, जहाँ पर हमें पब्लिक अथॉरिटी से, यानी कि पुलिस से, आर्मी से, ये जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनसे हमें क्या है, प्रोटेक्शन लेने का हमारे पास पर्याप्त समय है कि इतने समय में हम जाके पुलिस को बुला सकते हैं या पुलिस से सहायता मांग सकते हैं। अगर हमारे पास इतना समय है तो उसमें भी हमें प्राइवेट डिफेंस यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसका क्लोज टू ये कहता है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, वो किसी भी केस में इतना एक्सटेंड नहीं हो सकता, उसका इतना विस्तार नहीं होगा जितनी हमें आवश्यकता है। जितनी की आवश्यकता है आप उसका प्राइवेट प्रतिरक्षा को उतना ही करेंगे। सपोज कोई आपके सिर्फ एक थप्पड़ मारने आ रहा है और आपने उससे बचने के लिए उसका गला काट दिया, तो आप उसके थप्पड़ से बचने के लिए या तो उसका हाथ पकड़ सकते हैं या वहां से उठकर भाग सकते हैं, लेकिन अपना बचाव करने के लिए उसका गला काट के उसकी मृत्यु तो कारित नहीं कर सकते ना। उस बचाव के लिए जितनी आवश्यकता है, जितने कार्य की आवश्यकता है, उतना ही आप उसका उपयोग करेंगे, उससे ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन 1 इसका ये है कि अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant। किसी भी व्यक्ति को किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को उपयोग करने के लिए उससे वंचित नहीं किया जाएगा अगर उसको ये नहीं पता कि ये जो पर्सन एक्ट कर रहा है ये पब्लिक सर्वेंट है। वो उसको एक आम आदमी समझ रहा है, लाइक वो कोई पुलिस ऑफिसर है और वो सिविल ड्रेस में है, ठीक है। उसको सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं है कि ये पुलिस ऑफिसर है या ये पब्लिक सर्वेंट है। तो उसने उसके खिलाफ अगर कोई एक्ट कर दिया तो यहाँ पर उसे प्राइवेट डिफेंस के जो राइट है उससे डिप्राइव यानी कि उससे वंचित नहीं किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन। किसी व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस के एक्ट से डिप्राइव नहीं किया जाएगा या उसके अटैम्प्ट से डिप्राइव नहीं किया जाएगा बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction। अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि कोई व्यक्ति ये जो कार्य कर रहा है ये पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे कर रहा है, जैसे कोर्ट का ऑर्डर आया है कि आपको उस बिल्डिंग को तोड़ना है क्योंकि वो बिल्डिंग इलीगल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से बनी हुई है या उस बिल्डिंग ने रोड पर कब्जा किया हुआ है, तो उस बिल्डिंग को तोड़ना है। अब वहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी या म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी या कोर्ट के जो भी कर्मचारी वगैरह हैं उनको ऑर्डर दिया और वो उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए आ गए। उसको जिस व्यक्ति की वो बिल्डिंग थी उसको नहीं पता कि ये कोर्ट की डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर, और वो उनके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर लेता है, तो यहाँ पर भी उसको उसका एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा जब तक कि उसको ये नहीं पता कि ये पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शंस पर एक्ट कर रहे हैं। सेक्शन 36 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड व्यक्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ठीक है। व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस। कोई एक्ट इसलिए ऑफेंस नहीं है बाय रीजन ऑफ द यूथ, द वांट ऑफ मेच्योरिटी of understanding, the unsoundness of mind or the intoxication of the person doing that act। कोई कार्य अगर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया होता तो वो अपराध होता, लेकिन अब वो अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिसके द्वारा किया गया है वो या तो कोई बच्चा है या वो नासमझ, यानी कि उसमें वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि मेच्योरिटी यानी कि समझदारी की उसमें कमी है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, विकृत चित्त का है। इंटॉक्सिकेशन है यानी कि नशे में है या मत्ता में है, उसके द्वारा कोई एक्ट किया गया है।
तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता है। अभी ये हम जनरल एक्सेप्शंस में पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसको एक नॉर्मल पर्सन करता है तो वो ऑफेंस माना जाता। अब इन सब व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई जो एक्ट है, उसके खिलाफ किसी एक साधारण व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस का राइट कैसे है? उसको बिल्कुल वैसे ही है। एवरी पर्सन हैज द सेम राइट ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट विच वुड बी द एक्ट वर दैट ऑफेंस। उस व्यक्ति को एक अनसाउंडनेस माइंड के या वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के व्यक्ति के या बच्चे के विरुद्ध या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के विरुद्ध बिल्कुल प्राइवेट डिफेंस का राइट ऐसे ही होगा जैसे कि वह व्यक्ति नॉर्मल है, उसने मतलब बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है, वैसे ही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हो एक इस तरीके के स्पेशल पर्सन के अगेंस्ट होगा। इसके इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए कहता है जी अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक व्यक्ति है जो विकृत चित्त का यानी कि अनसाउंड माइंड है, अटेम्प्ट्स टू किल ए, वो ए को मारने का प्रयत्न करता है। जी इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, जो जी है वो किसी भी तरीके का अपराध का दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह ऐसा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से कर रहा है। बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जी वर सेम, लेकिन ए को जी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे ही प्राप्त है जैसे कि जी पागल कभी था ही नहीं। ए एंटर्स बाय नाइट अ हाउस विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर, ए जो है वो एक रात में एक घर में घुसता है जहां उसे घुसने का लीगली हक है। जी इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर अ हाउस ब्रेकर अटैक्स ए, हेयर जी बाय अटैकिंग ए अंडर द मिसकंसेप्शन कमिट्स नो ऑफेंस। यहाँ पर जो जी है वो गुड फेथ में ए को हाउस ब्रेकर समझकर उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर जो जी है उस पर हमला किया गया है ए के द्वारा, वो मिसकंसेप्शन में किया गया है, तो यहाँ पर उसने कोई अपराध नहीं किया है। बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, लेकिन ए के पास जी के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का राइट बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसे एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ होता। जैसे कि उसे ऐसा है जैसे कि जी ने ऐसा मिसकंसेप्शन में नहीं, ऐसा जानबूझकर किया है। सेक्शन 38 बात करता है when the right of private defense of the body extend to causing death. The right of private defense of the body extend under the restrictions specified in section 37 of the voluntarily causing of death or any other harm to the assailant if the offense which occasion the exercise of the right to be of any of the descriptions hereinafter enumerated, namely such an assault as may be reasonably cause the apprehension of that death will otherwise be the consequence of such assault. Such an assault as may be reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequences of such assault. C है an assault with the intention of committing rape. यहाँ पर सेक्शन 38 बात करता है कि जो बॉडी यानी कि शरीर की प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो मृत्यु तक कब तक हो सकता है, कि हम अपने बॉडी की रक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु कब कारित कर सकते हैं। सेक्शन 37 की रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की हम मृत्यु कब कारित कर सकते हैं या उसे कोई और हम कब पहुंचा सकते हैं, जब हमें ये लग रहा है कि सामने वाला का जो हमला है वो इस तरीके का है कि उसके हमले की वजह से हमारी मृत्यु अप्रीहेंशन दैट डेथ मृत्यु होने की आशंका हमें दिखाई दे रही है, या उसका जो हमला है वो इस तरीके का है उससे हमें ग्रीवियस हर्ट यानी कि घोर उपहति होने की आशंका दिखाई दे रही है, या उसके हमले की वजह से हमें उसका हमला इस तरीके का लग रहा है किसी महिला को कि जैसे ये हमारा रेप यानी कि बलात्कार कमिट कर सकता है। डी कहता है कि उसका हमला इस तरीके का है जिससे ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट यानी कि तृष्णा की तृप्ति, काम तृष्णा की तृप्ति का एक्ट लग रहा है कि वो इस तरीके का कोई अपराध करेगा। उसका असॉल्ट ऐसा है यानी कि उसका हमला ऐसा है कि उसकी जो इंटेंशन है वो किडनैपिंग की या अबडक्शन की है, यानी कि व्यापरण या अपहरण करने की आशा से किया गया उसका हमला है, या इस तरह आशा से किया गया हमला है कि वो किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली सदोष परिरोध करेगा,
under the circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse the public authorities for his release। वो इस तरीके से उसे wrongfully confine कर रहा है कि उसको कि वो उस परिस्थितियों में पहुंच जाए जिससे वो पब्लिक अथॉरिटीज को की हेल्प ना ले पाए अपने आप को रिलीज कराने के लिए। और जी कहता है एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड, यानी कि अम्ल फेंक देने का कृत्य करना या अम्ल फेंक देने का प्रयत्न करना, किसी पर एसिड फेंक देने का या एसिड पिला देने का एक्ट किया मतलब इस तरीके का लग रहा है कि उसके हाथ में एसिड और ये मेरी तरफ आ रहा है, तो हम उससे बचने के लिए उसकी डेथ तक कोज कर सकते हैं या उसको ग्रीवियस हर्ट भी कोज कर सकते हैं। 39 बात करता है कि अदर देन डेथ, कि हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है किसी हमले के विरुद्ध, किसी एक्ट के विरुद्ध, उसमें हम डेथ के अलावा कोई और हार्म क्या क्या कर सकते हैं। इफ़ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड सेक्शन 38, जो 38 में ऑफेंसेस बताए गए हैं, जैसे कि डेथ कॉज करना, कि उसका हमला इस तरीके का है कि उससे मृत्यु हो सकती है, या उसका हमला इस इंटेंशन का है कि वो रेप करेगा, या थ्रो एसिड है, या किडनैपिंग है, अबडक्शन है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, इस तरीके के अगर उसके एक्ट नहीं है, ठीक है, 38 में जो बताए गए हैं, तो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग डेथ ऑफ द असाइलेंट। तो यहाँ पर हमें उस इनसे अलग जो अपराध करने की अगर हमें आशंका हो रही है तो उसमें मृत्यु कारित करने का अधिकार, यानी कि मृत्यु कारित करने का प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त है, बट डस एक्सटेंड, लेकिन यह कहाँ तक विस्तारित होता है, अंडर द रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड सेक्शन 37 की रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए, टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द असाइलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ, यानी कि हम उसकी डेथ के अलावा कोई और हार्म उसको कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। सेक्शन 40 कहता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सून एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस, जैसे कि डेंजर जो है, रीजनेबल अप्रीहेंशन होती है डेंजर की जब वो अराइज होती है कि हाँ हमारी बॉडी जो है या किसी व्यक्ति की बॉडी को खतरा होने वाला है, जैसे ही वो स्टार्ट होता है, ऐसी आशंका होती है, तब प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो स्टार्ट कमेंस हो जाता है। फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस दो द ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड, यानी कि उसको अटेम्प्ट करने का या उस ऑफेंस को धमकी देने का जो राइट, धमकी दी जाती है अगर उस ऑफेंस को करने की, तो तब ये प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो कमेंस हो जाता है। एंड इट कंटिन्यूज, और ये कब तक बना रहता है, एज लॉन्ग एज सच अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज, जब तक कि शरीर को इस तरीके का जो डेंजर है वो बना रहता है, तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी बना रहता है। 41 बात करता है कि बॉडी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमें किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का हक कब प्राप्त होता है। व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, हम संपत्ति की रक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु कब कारित कर सकते हैं, यदि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रेस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 37 टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर, किसी गलत कृत्य वाले व्यक्ति के खिलाफ हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्राप्त होता है जब वह इस तरीके का या तो अपराध करता है या अटेम्प्ट करता, प्रयत्न करता है इस तरीके का एक्ट करने का, क्या जो रॉबरी जैसा हो, जैसे कि लूट करने की कोशिश करता है, या हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज करता है, यानी कि रात के पश्चात रात्रि में वो हाउस ब्रेकिंग यानी कि गृह भेदन का अपराध करने की आशंका लगती है। मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, अगर वो रिश्ती का अपराध करता है, अग्नि द्वारा रिश्ती किया जाता है या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस द्वारा रिश्ती का अपराध किया जाता है, कहाँ पर, किसी बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में, या एनी बिल्डिंग टेंट और वेसल विच इज़ यूज्ड एज, जो ऐसे बिल्डिंग टेंट और वेसल जो मानव के निवास के लिए यूज़ होती है,
इस तरीके की प्रॉपर्टी में मिसचीफ करने का अपराध करने की आशंका होती है, या थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज में रीजनेबली कॉज अप्रीहेंशन death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised। यानी कि थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास के अगेंस्ट हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, और इन सब अपराधों के खिलाफ हम किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं अगर हमें यह लग रहा है कि हमें डेथ, ग्रीवियस हर्ट भी इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, कि ये चोरी करने के लिए या मिसचीफ करने के लिए हमें डेथ भी कर सकता है या ग्रीवियस हर्ट भी कर सकता है, तो हम ऐसी स्थिति में संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। 42 ये कहता है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, किसी व्यक्ति का जो हम उसको हार्म पहुंचाने का जो राइट है वो कहाँ तक विस्तारित होता है, मृत्यु के अतिरिक्त। If the offense the committing of which or attempting to commit which occasions the exercise of the right of private defense be theft, mischief or criminal trespass and not of any of the descriptions, यानी कि जो पीछे हम 41 में जो सेक्शंस पढ़ के अपराध पढ़ के आए हैं, थेफ्ट, मिसचीफ बाय फायर, मिसचीफ बाय एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, ठीक है, इस तरीके के अपराध नहीं है, रॉबरी वगैरह ये सब नहीं है, तो हम किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, कोई अदर हार्म पहुंचा सकते हैं मृत्यु से अतिरिक्त, यानी कि उसका पैर तोड़ सकते हैं हम, लाइक उसके पैर में हमने मार दिया अपने बचाव के लिए, संपत्ति के बचाव के लिए, लेकिन बशर्त ये है कि वो जो 41 में दिए गए ऑफेंसेस हैं, इन ऑफेंसेस की कैटेगरी में उसका एक्ट नहीं आता हो, ठीक है। फिर 43 आता है कि प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए जो हमारा प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो कब कमेंस होगा और कब तक कंटिन्यू बना रहेगा। तो इट कमेंसेस व्हेन अ रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंस, जैसे ही प्रॉपर्टी को डेंजर जो है वो अप्रीहेंड होता है, अब डेंजर का अप्रीहेंशन कमेंस होता है, उसकी शुरुआत होती है, तब से शुरू हो जाता है। और थेफ्ट के अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, जब तक व्यक्ति थेफ्ट के अगेंस्ट हमें तब तक बना रहेगा जब तक कि जो प्रॉपर्टी उसने चुराई है वो वापस नहीं मिल जाती, और इधर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक या पब्लिक अथॉरिटी की हम मदद नहीं ले लेते, यानी कि तो पुलिस की मदद नहीं ले लेते, और द प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिकवर्ड, या संपत्ति नहीं मिल जाती, थेफ्ट में तब तक बना रहता है। और रॉबरी में भी कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द अफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, और एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल रेस्ट्रेन कंटिन्यूज, यानी कि जब तक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का, उसको चोट पहुंचाने का, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करने का बना रहता है, या फियर इस तरीके के इंजरी होने का, इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रेस्ट्रेन का जो पर्सनल रेस्ट्रेन का फियर बना रहता है, तब तक रॉबरी के केस में प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो कंटिन्यू रहता है। डी कहता है कि अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ के खिलाफ कब तक कंटिन्यू रहेगा, एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज द कमीशन ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, जब तक क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ का अपराध कंटिन्यू रहेगा तब तक प्राइवेट डिफेंस का राइट भी कंटिन्यू रहेगा। ई कहता है कि हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज में कब तक रहेगा, जब तक एज द हाउस ट्रेसपास विच हैज़ बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू, जब तक हाउस ट्रेसपासर के द्वारा हाउस ब्रेकिंग का अपराध जो है कंटिन्यू रहेगा, हाउस ब्रेकिंग का अपराध होता रहता है, तब तक हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है उसके खिलाफ बना रहता है। फिर सेक्शन 44 है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन, जब किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी हार्म का डेडली असॉल्ट रहता है, मतलब कि किसी निर्दोष व्यक्ति को अपनी हानि होने की जोखिम बनी रहती है, उसे इस बात का रहता है कि मैं मारा जाऊंगा या मैं फंसा जाऊंगा, तो उसको प्राइवेट अधिरक्षा का अधिकार कहाँ तक रहता है, जैसे कि इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ दैट, अगर हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर हमारी मृत्यु कारित हो सकती है, मृत्यु होने की आशंका हो रही है,
and the defender be so situated that he cannot effectually exercise the right without risk of harm to innocent person। और किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि बिना किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म पहुंचाए बिना मैं अपने आप बचाव नहीं कर सकता, तो हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द रनिंग ऑफ दैट रिस्क। तो उसका जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो इस हद तक भी चला जाता है कि जैसे सब इसका इसका इलस्ट्रेशन से समझेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए इज अटैक्ड बाय अ mob who attempts to murder him. He cannot effectively exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offense if by so firing he harms any of the children. एक भीड़ जो है वो ए को मारने के लिए आ रही है। अब ए अपने बचाव में क्या करता है कि उसे लगता है कि मुझे गोली चलानी पड़ेगी और इसमें किसी इनोसेंट पर्सन की जान जा सकती है या किसी बच्चे की भी जान जा सकती है, लेकिन मुझे अपने बचाव करने के लिए इस तरीके का एक्ट करना पड़ेगा वरना ये भीड़ मुझे मार देगी। तो यहाँ पर ए क्या करता है, वो भीड़ पर गोली चला देता है और उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है अपने बचाव में। ठीक है, जैसे भीड़ डर के भाग जाए, उसका मारना उसको ना मारे। तो यहाँ पर जो ए द्वारा किया गया एक्ट है, किसी बच्चे की जो हत्या की गई है उसका जो एक्ट है वो नो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा अंडर सेक्शन 34 के अंतर्गत प्राइवेट डिफेंस को के राइट को यूज करते हुए किया है। इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।